तो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। जैसा कि लास्ट वीडियो में वादा किया था वो वादा निभाना तो पड़ेगा। डिस्कस करने वाले हैं आज गाउस लॉ, या जिसे गाउस थ्योरम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंट दिया था कि देखो ये ना कुछ ऐसे कैलकुलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइन चार्ज की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसी शीट की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कोई एक वॉल्यूम मतलब 3D ऑब्जेक्ट है, इसके पूरे चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उस केसेस में ना एप्लीकेशन ऑफ कूलम्स लॉ डिफिकल्ट हो जाता है। मतलब कूलम्स लॉ लगाकर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसे सिंप्लीफाई करता है ये हमारा गाउस लॉ। ठीक है, गाउस लॉ की मदद से हम उसे बहुत ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं, जो कि कूलम्स लॉ की मदद से डिफिकल्ट पड़ता है। अच्छा, अब इसका मतलब ये नहीं है कि कूलम्स लॉ और ये दोनों रिलेटेड नहीं है, नहीं, ये दोनों आपस में रिलेटेड है। ठीक है, ये कूलम्स लॉ का ही एक स्पेशल केस है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो यहां भी कूलम्स लॉ आप यूज ही कर रहे हो, आप कूलम्स लॉ को वायलेट नहीं कर रहे। ठीक है, इसका मतलब नहीं कि आपने कूलम्स लॉ को मतलब रिजेक्ट कर दिया, नहीं, आप इसका यूज कर रहे हो, मतलब आप कूलम्स लॉ भी यूज कर ही रहे हो। समझ में आया? बस ऐसा समझ लो कि कूलम्स लॉ को इसने सिंप्लीफाई कर दिया है, बस। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अपन गाउस लॉ का स्टेटमेंट देखते हैं कि गाउस लॉ है क्या। ठीक है, तो स्टेटमेंट है गाउस लॉ का हमारा, द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, खास ध्यान रखना, हम क्लोज सरफेस की ही बातें करेंगे। द नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ क्लोज्ड सरफेस इज equal to 1 by epsilon naught times the charge, the net charge enclosed, ऐसा बोलो, the net charge enclosed by the surface। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि देखो फ्लक्स, राइट, एक ये क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, क्लोज है ना, कहीं से खुला हुआ नहीं है, स्फीयर समझ लिया हमने। एक तो ये भी कहाँ चला गया, देखो, आजा भाई। ठीक है, तो ये एक स्फीयर है मान लो, और आपको इसका पूरे का फ्लक्स निकालना है आपको। ठीक है, कि इस पूरे स्फीयर से जुड़ा हुआ फ्लक्स कितना है। तो वो फ्लक्स निकालने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली देखो कि इसके अंदर चार्ज कितना भरा हुआ है, इसके अंदर, बाहर नहीं, सिर्फ अंदर, इसके अंदर कितना चार्ज है वो देखो। तो मान लो इसके अंदर 5 कूलम चार्ज है, और एक Q1 और एक और चार्ज है Q2 जो है कि 7 कूलम। ठीक है, तो फ्लक्स कैसे मिलेगा आपको पता है? सिग्मा Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे मिलेगा, राइट। तो सिग्मा Q एनक्लोज्ड मतलब क्या हुआ? टोटल चार्ज कितना था, 5 और 7 है ना, यानी कि 12 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻12। क्लियर है? इसको सॉल्व करके आपको फ्लक्स मिल जाएगा, बस इतना। अच्छा, मान लो एक और चार्ज है -3 कूलम, तो क्या करोगे आप पता है? टोटल चार्ज आपका कितना होगा? 5 + 7 12, 12 - 3 9, माइनस वाला माइनस कर दोगे, तो 9/8.85 इंटू 10⁻12। समझे? अच्छा, फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वो भी बताओ आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो इस तरह से आप फ्लक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। समझे? इनको सॉल्व करो, फ्लक्स मिल जाएगा। तो आपको कुछ नहीं देखना है, कितना देखना है कि अंदर चार्ज कितना है, इससे ही आप डायरेक्टली फ्लक्स निकाल सकते हो। वरना जो फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला है ना, E बार डॉट A बार वाला, है ना, वो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है। वो आप बिना किए भी फ्लक्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो क्लोज्ड सरफेसेस के लिए। ठीक है, तो वही बताना चाहते हैं। अब ये जो फ्लक्स निकाल लोगे ना, फ्लक्स निकाल लोगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिल जाएगी, है ना। क्योंकि देखो आप इस बार जो फ्लक्स निकाल रहे हो कैसे निकाल रहे हो? ये वाले मेथड से निकाल रहे हो, है ना। और ये दोनों तो फ्लक्स ही है ना, ये भी फ्लक्स का ही फॉर्मूला है, समझे। और ये जो निकाल रहे हो आप, ये भी फ्लक्स से निकाल रहे हो, तो ये दोनों का आमने सामने इक्वेट कर दो। आपको अगर एरिया पता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा है? E बार डॉट A बार है, और आपको फ्लक्स की वैल्यू मिल ही गई है यहाँ पर, इसको सॉल्व करके। कैसे? इस वाले मेथड से, गाउस लॉ के मेथड से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितनी आसानी से निकाल लिया। खाली अंदर कितना चार्ज था टोटल प्लस किया, उसको 8.85 इंटू 10⁻12 यानी कि एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दिया, सॉल्व कर दिया, आपको फ्लक्स मिल गया, है ना। तो जो आसानी से आपने फ्लक्स निकाला है वो यहाँ निकाला। E इंटू ए है, वो भी फ्लक्स ही होता है,
आपको ए पता होना चाहिए, ए ले जाके डिवाइड कर दो इसको पूरे को, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, है ना, बड़ा आसान है ना। तो ये हमारा काम बहुत आसान कर देता है, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो आप इसको फर्दर फॉर्मूला वाइज लिखोगे, फ्लक्स इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, व्हाट इज क्यू एप्सिलॉन नॉट, सॉरी सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड आपका टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल, ये भी लिख लो भाई, चलो क्यू एनक्लोज्ड है आपका कितना, टोटल चार्ज यानी कि नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस, और एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम जो बोलो, पढ़ा है ना इसके बारे में हमने, 8.85 इंटू 10⁻12, है ना। अच्छा, ये जितने भी केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं हमने एप्सिलॉन नॉट यूज किया है, इससे ये पता चलता है कि जो भी आप ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करोगे, आप स्फीयर लो, क्यूब लो, क्यूबॉइड लो, जो भी लो, जो भी सरफेस आप ये ले रहे हो, ये स्फीयर, ये जो सरफेस है आपका, ये सरफेस आपका वैक्यूम में होना चाहिए, यानी कि एयर में होना चाहिए। एयर और वैक्यूम के लिए हम सेम ही लेते हैं ना ये, इसलिए आप एयर और वैक्यूम के लिए ही ये चीजें देख सकते हो, ठीक है। अदर केसेस के लिए फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, मतलब अगर किसी और मीडियम में है आपका ये ऑब्जेक्ट, जो भी है, जो भी सरफेस आप कंसीडर कर रहे हो, अगर ये किसी और मीडियम में आता है तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट की जगह पे कुछ और आएगा, फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन आ जाएगा, लेकिन हमको यही डिस्कस करना है, ठीक है। जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको कि आपका जो सरफेस होगा वो वैक्यूम में होगा या एयर में होगा, और अगर नहीं दिया है तो आपको समझ ही लेना है कि वो वैक्यूम या एयर में है, ठीक है, क्लियर है। तो नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। अच्छा, इसको फर्दर और लिख दूं मैं, एक बार और एक स्टेप और बढ़ा लेता हूं मैं इसमें थोड़ा सा, क्या कि देखो बेसिकली फ्लक्स का वैल्यू जो है बाय डेफिनेशन वो कैसे मिलता है आपको, इंटीग्रेशन से, सॉरी ई बार डॉट ए बार से मिलता है, अब तक हमने यही पढ़ा था, है ना। अच्छा, और यहां पर ये आ रहा है क्या, सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट, दोनों फ्लक्स ही है ना। अच्छा, तो ये बाय डेफिनेशन आपने पढ़ा था, और ये अभी आपको गाउस लॉ से मिला, तो ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, इसलिए आमने सामने सब लिख दिया मैंने, कोई प्रॉब्लम है किसी को। अच्छा, अभी ये जो ई है ना, ये भी मैं ये नहीं लिखूंगा ऐसे, इसको भी मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा। क्यों मॉडिफाई करूंगा पता है, कि देखो बच्चों, कहाँ लिखूँ, चलो यहाँ बनाता हूँ एक, मान लो ये एक स्फीयर है मेरा, जैसा मैंने वो स्फीयर बनाया था वही स्फीयर है मान लो, ठीक है। अब मान लो मुझे इसका फ्लक्स चाहिए, आपने जो ई बार डॉट ए बार निकाला ना, ये फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, अब तक हमने क्लोज्ड सरफेस के लिए इसका यूज नहीं किया था, हम जो भी यूज करते थे इस तरह का सरफेस था, याद हो तो, है ना, ऐसा कोई सरफेस था, इसका फ्लक्स निकालना था, ठीक है। हम जब फ्लैट सरफेसेस का फ्लक्स निकाल रहे थे, हम कोई भी क्लोज सरफेस का फ्लक्स हमने इस फॉर्मूले से नहीं निकाला है, अगर तुम्हें याद हो तो, ठीक है। अब जो ई बार डॉट ए बार डायरेक्टली यूज कर रहे हो, बताया था एक ऐसे नोटबुक ले लो, है ना, उसका फ्लैट सरफेस है, उसका फ्लक्स निकालना है तो ई बार डॉट ए बार, है ना। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन गाउस लॉ में हम क्लोज्ड सरफेसेस की बात कर रहे हैं, है ना। तो क्लोज्ड सरफेसेस में फॉर्मूला यही है, थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाएगा। कैसे मॉडिफाई होगा देखो, उसमें हमको क्या करना पड़ता है पता है, क्लोज सरफेसेस की बात करें तो वो जो फॉर्मूला है ई बार डॉट ए बार, वो डायरेक्टली फ्लैट सरफेस का फॉर्मूला है, ठीक है। तो आप इस क्लोज सरफेस में फ्लैट सरफेस कैसे ढूंढोगे, तो पूरा कर्व्ड है, ये तो हर तरफ बैंड है ना, तो इसका फ्लैट सरफेस कैसे ढूंढोगे, तो आप छोटा सा हिस्सा लोगे, इसका छोटा सा हिस्सा फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करेगा, तो इस हिस्से का फ्लक्स निकालोगे, सपोज φ1 आया, वैसे एक और छोटा हिस्सा कंसीडर करोगे, उसका फ्लक्स निकालोगे, φ2 आया, एक और छोटा सा हिस्सा, उसका फ्लक्स निकालोगे, φ3, ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे हिस्से लोगे आप, यानी आप इस पूरे स्फीयर को आपने बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, और उन सारे छोटे छोटे हिस्सों का आप फ्लक्स निकालो, सारा फ्लक्स प्लस कर दो, तो पूरे एरिया का फ्लक्स मिल जाएगा आपको, यानी कि पूरे ऑब्जेक्ट का फ्लक्स मिल जाएगा। क्लियर है, पक्का। तो यही अप्रोच हम वहां लेके चलते हैं। अच्छा, तो हम छोटे छोटे हिस्सों का ना, यानी छोटा हिस्सा यानी कि उसको स्मॉल एरिया लिखना पड़ता है, डी ए, है ना, स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, डी ए, ऐसे छोटे छोटे एरियाज लेंगे हम, तो स्मॉल एरिया एलिमेंट्स लेंगे, तो वहां जो ए बार आ रहा है वहां पर क्या आएगा, डी ए बार आएगा। क्लियर है, क्या आएगा, ई बार डॉट डी ए बार आएगा। अच्छा, अभी भी पूरा नहीं हुआ, ये ई बार डॉट डी ए बार अगर आप करोगे ना, ई बार डॉट डी ए बार, उससे आपको इस हिस्से का फ्लक्स मिलेगा,
फिर एक और ई ए बार डॉट डी ए बार करोगे, इसका फ्लक्स मिलेगा, इसका इसका इसका, ऐसे सारे हिस्सों का फ्लक्स मिलेगा आपको, है ना। यहाँ ये पूरा स्फीयर है, ठीक है, तो यहाँ भी कहीं एक छोटा सा हिस्सा होगा, यहाँ भी एक छोटा सा हिस्सा होगा, यहाँ भी एक छोटा सा हिस्सा होगा, है ना। तो हर हिस्से का फ्लक्स आपको जोड़ना भी तो है ना। ये तो छोटे छोटे हिस्सों का एक एक फ्लक्स मिला ना आपको पूरे सरफेस का फ्लक्स चाहिए, तो इन सारे फ्लक्सेस को जोड़ना पड़ेगा। इन सारे फ्लक्स को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कैसा इंटीग्रेशन? क्लोज इंटीग्रेशन ओवर सरफेस, ठीक है, यानी सरफेस इंटीग्रेशन हम करते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वैसे सरफेस इंटीग्रेशन मतलब डबल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, लेकिन आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको इसी तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए जाएंगे कि आपको इंटीग्रेशन ना करना पड़े, आप डायरेक्टली उनका एरिया लिख सकते हो, ठीक है। वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो फॉर्मूला है कैसे मॉडिफाई हो गया देख रहे हो, ई डॉट टी ए, लेकिन उसका इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेशन किया? क्योंकि ये पूरे हिस्से का हमको जोड़ना था, है ना। और क्यों पूरे हिस्से को जोड़ना था, एक ही साथ क्यों नहीं निकाला? क्योंकि भाई छोटे छोटे हिस्सों का अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो हमारे पास है वो छोटे छोटे हिस्सों के लिए है, मतलब फ्लैट सर्फेसेस के लिए है। तो इसको फ्लैट सर्फेसेस में कन्वर्ट किया छोटे छोटे, फिर उन सबका फ्लक्स निकाला और सबको जोड़ दिया तो टोटल फ्लक्स मिल गया। क्लियर है? अच्छा, और यही है हमारा क्या, वो चीज हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन गाउस लॉ का या गाउस थ्योरम का, जो बोलो, ठीक है, कि फाई इज व्हाट, सरफेस क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। सो आई थिंक दिस मच इज क्लियर एज ऑफ नाउ, राइट। सो लेट्स प्रोसीड टू द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। हालांकि प्रूफ कहना सही नहीं होगा पूरी तरह से, क्योंकि ये एक तरह का ओवरव्यू है प्रूफ का, ठीक है, कंप्लीट प्रूफ नहीं है ये, बट हमारे लिए काम चलाऊ है और हम हमारे सिलेबस के हिसाब से इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो अभी हम करेंगे इसको क्या, प्रूफ करेंगे। तो हम प्रूफ देख रहे हैं गाउस थ्योरम का। तो क्या करेंगे हम उसके लिए, एक फिर से वही सेम केस, स्पेशल केस, सिंपल केसेस ही लेके डिस्कस करना होता है। एक स्फीयर कंसीडर कर लिया मैंने, मान लो, और उस स्फीयर के सेंटर पर मैंने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है क्यू वैल्यू का, ओके। और मैं ये भी कहता हूं कि इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर क्या है मेरा, रेडियस है स्फीयर का, क्यू क्या है मेरा, पॉइंट चार्ज है एट सेंटर, ठीक है, पक्का। अच्छा, अब मुझे क्या करना है पता है, इस पूरे एरिया का फ्लक्स निकालना है। क्या करना है, इसका पूरे का फ्लक्स निकालना है। तो जैसा मैंने आपको आइडिया दिया ना अभी थोड़ी देर पहले, जब मैंने यहां बनाया था वापस, छोटे छोटे हिस्सों का फ्लक्स निकालना है और सबको टोटल कर देना है, तो हमको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। बताया ना मैंने, वो चीज अब हम यहां करके देखते हैं, ठीक है। वही चीज अब यहां करेंगे, प्रूफ करने में वही करना है आपको। तो आप क्या करोगे, मान लो आपने एक छोटा सा हिस्सा कंसिडर किया, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से का पहले आपको फ्लक्स निकालना है ना। अच्छा, ये जो आपने हिस्सा कंसिडर किया, मान लो ये डी ए वैल्यू का है। डी ए हमारा क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ओके। तो ये जो स्मॉल एरिया है आपका, इस एरिया का एरिया वेक्टर भी तो होगा कि नहीं होगा। तो मान लो इसका एरिया वेक्टर ऐसा है। अब क्यों होगा भाई, इसके परपेंडिकुलर ही होता है, एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका डी ए बार है एरिया वेक्टर, है ना, और इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, यानी कि स्फीयर के छोटे हिस्से के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो डी ए बार जो है आपका वो क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं हो गया ना, अरे नागिन तो इनको अलग करके रखा अलग, ठीक है। अच्छा, ओके, ये हो गई बात। अच्छा, ई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालना पड़ेगा ना यहाँ पर, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आपको। ई इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक खास बात ध्यान देनी है यहाँ पर कि आप मुझे ये बताओ, ये पॉइंट चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो कैसे मिलता है, फॉर्मूला क्या है उसका, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंपल, पॉइंट चार्ज का के क्यू बाई आर स्क्वायर ही तो होता है ना। मतलब ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ से आर दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर, अगर ये क्यू चार्ज है तो, है ना। और अगर ये स्मॉल क्यू चार्ज है तो के स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, और अगर ये कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर है तो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सिंपल है। तो वही केस है क्या यहाँ पर, क्या कहना समझ में आ रहा है। अभी आपको क्या चाहिए, इस हिस्से का फ्लक्स चाहिए, इस हिस्से का फ्लक्स चाहिए आपको। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज ई बार डॉट ए बार, यही तो है ना। अभी बोलोगे नहीं नहीं नहीं, अभी तो थोड़ा पहले आप ऐसा कुछ बता रहे थे, है ना, ये वाला कुछ बता रहे थे। हाँ भाई, दोनों एक ही चीज है,
इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है ये, पर वो इंटीग्रेशन तो तब करेंगे जब अपन को सबका निकालना है। समझ में आया? छोटे हिस्से का निकालना है, यानी ये छोटा हिस्सा हमारा फ्लैट है ना, ये फ्लैट है तो उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा क्या यूज करोगे? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डॉट जो एरिया है, यहां पर एरिया कितना है, डी ए बार है आपका, यही होगा ना। ई बार डॉट ए बार होता है ना, जिस जगह पर फ्लक्स निकालना है उस जगह पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और वहां जो एरिया है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो। तो जिस जगह पर फ्लक्स निकालना है उस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए मुझे, और उसका जो एरिया है वो एरिया ये रहा। पक्का? अच्छा तो मतलब ये हुआ कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए रहेगा, राइट। तो इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अच्छा तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बन रहा है वो निकालना है मुझे। अच्छा पहले तो सबसे पहले बात बताओ कि डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, रेडियल या आउटवर्ड्स होता है। ये एक पॉइंट चार्ज ले लिया, इसके चारों तरफ रेडियस के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक स्फीयर बनता है। पॉइंट चार्ज हैज स्फीयरिकल सिमेट्री, हमने ऐसा पढ़ा था, राइट। पॉइंट चार्ज को स्फेरिकल सिमेट्री होती है उसकी, ये हमने पढ़ा है। तो मतलब ये कि इस पॉइंट चार्ज से इस दूरी पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ 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 हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, राइट। ओके प्लस रेडियस के डायरेक्शन में होगा, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। मानते हो मेरी बात को? पक्का? कोई तकलीफ तो नहीं है? बड़ा गड़बड़ मार दिया। ओके तो ये जो हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट कंसीडर किया था, वो एरिया एलिमेंट हमारा ये स्फीयर का एक पार्ट है, फ्लैट है ना, और ये हमारा क्या इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्शन में है, और हर बार रेडियस जो होता है वो इस स्फीयर के परपेंडिकुलर ही होता है ना। जितने भी आप रेडियस बनाते हो स्फीयर में, वो सारे रेडियस स्फीयर के हर जगह पर परपेंडिकुलरली ही होते हैं। तो ये वाला मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये भी मेरे सरफेस के परपेंडिकुलर है, और ये जो मेरा डी ए बार वेक्टर है, एरिया वेक्टर, वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। यानी मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। मानते हो मेरी बात? पक्का? ये भी पता चल गया ना। अच्छा यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये जो एरिया वेक्टर है डी ए बार वो भी सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल ही बना रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए। इतना क्लियर है? अच्छा अब अपन फॉर्मूला लगाते हैं उस छोटे हिस्से का फ्लक्स निकालने के लिए। तो उस छोटे हिस्से का फ्लक्स मैं डी फाई से दिखा देता हूं, चलेगा क्या? इस छोटे हिस्से का फ्लक्स है इसलिए डी फाई दिखा रहा हूं, और उसका फॉर्मूला क्या आएगा, ई बार डॉट डी ए बार। क्यों ई बार डॉट डी ए बार? इस पॉइंट पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने नाम दे दिया ई बार, और इसका जो एरिया है डी ए बार। क्लियर है? इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे मिल जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये वैल्यू चाहिए ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो यहाँ से कुछ दूरी पर है ना, कितनी दूरी पर है, ये डिस्टेंस कितना है, आर ही तो होगा, रेडियस ही तो है ये भी आर, और किस चार्ज की वजह से लग रहा है, क्यू की वजह से लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसके साथ लेंगे, डी ए बार के साथ, है ना, डी ए बार के साथ। अच्छा डी ए बार, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, ठीक है। ऐसे लिखूंगा तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। एक काम करो, इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालते हैं, ई डी ए कॉस थीटा। चलेगा सिंप्लीफाई करके? कोई प्रॉब्लम किसी को? ई बार डॉट डी ए बार को ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, ई बार डॉट ए बार को ई ए कॉस थीटा लिखते हैं, ए बार डॉट बी बार को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो ए बार डॉट बी बार इज ए बी कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा थीटा क्या होता है, थीटा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, एरिया वेक्टर भी इधर ही है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है, सॉरी जीरो है, जीरो है कि नहीं है, थीटा इज व्हाट, जीरो, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ओके देन ई डी ए, अच्छा क्यों, क्योंकि कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, है ना, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 डाल दिया, हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ई डी ए बचा, है ना। अच्छा अब ई की वैल्यू डाल देते हैं अपन, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए, ये हमारा डी फाई आ गया। क्लियर है? पक्का? इसलिए मैंने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर के क्यू नहीं डाला था, के क्यू बार स्क्वायर की वैल्यू नहीं डालती, वहाँ डालता तो फिर वो वेक्टर वेक्टर लगा था। कुछ बच्चे देखते हैं इतना अजीब तरीके से वेक्टर कभी नहीं देखा हमने, के क्यू बार स्क्वायर के ऊपर ऐसे वेक्टर लगा दिया है, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये स्मॉल फ्लक्स आ गया हमारा उस स्मॉल एरिया से जुड़ा हुआ, ठीक है, इस हिस्से से जुड़ा हुआ फ्लक्स मिल गया हमको। अब हमने क्या किया था, इस पूरे स्फीयर का फ्लक्स निकालना है हमको, इस छोटे हिस्से का फ्लक्स थोड़ी निकालना है। तो हमने क्या किया था, पूरे स्फीयर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया था,
है ना। और ऐसे जितने भी छोटे छोटे हिस्से हैं डीए वैल्यू के, उन सब से जुड़ा हुआ फ्लक्स इतना ही होगा, मैं ये कह रहा हूं। क्यों भाई? अरे मान लो डीए वैल्यू का लिया आपने इधर, अच्छा चलो इधर भी एक आपने डीए वैल्यू, उतने ही वैल्यू का एरिया ले लिया, अच्छा यहाँ से वो भी इतने ही दूरी पर, 8 दूरी पर ही है, इसी चार्ज के से वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, सेम दूरी पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वही होगी, KQ/R² ही होगी। अच्छा आपने ये एरिया इसी के बराबर लिया था, तो सेम एरिया ही होगा, तो यानी वहाँ भी जो फ्लक्स होगा वो इतना ही होगा। यहाँ एक और डीए एलिमेंट लोगे, वहाँ भी फ्लक्स इतना ही होगा, एक और डीए एलिमेंट लोगे उतना ही फ्लक्स होगा, है ना। तो आपने क्या किया था, पूरे बड़े स्फीयर को छोटे छोटे डीए बराबर बराबर पार्ट्स में, छोटे छोटे बराबर बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, वो सारे पार्ट्स डीए लिए थे आपने, उन सब से जुड़ा हुआ फ्लक्स इतना ही है, आपको टोटल फ्लक्स चाहिए। तो टोटल फ्लक्स कैसे मिलेगा आपको, नेट फ्लक्स आपको कैसे मिलेगा, आप सिग्मा ऑफ d∅ करोगे, यानी कि इस पूरे फ्लक्स को, छोटे छोटे फ्लक्स को जोड़ दोगे तो आपको टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। पर वो फ्लक्स आप कैसे निकालोगे, आप करोगे इंटीग्रेशन। क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन, ठीक है, इन छोटे छोटे हिस्सों को, क्योंकि कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब कोई चीज अगर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में है, आप उनको अगर ऐड करना चाहते हो तो आपको इंटीग्रेशन कर देना होता है, ठीक है। अच्छा कौन सा यूज करूं, ये वाला, ओके। तो ये KQ/R² इंटू DA का आपने को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ओके बढ़िया है, वेरी गुड। अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा देखते हैं। KQ/R² को अपन बाहर ले लेंगे, क्यों, अपने को तो एरिया का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। किसका इंटीग्रेशन करना है अपन को, एरिया का। अच्छा अब एरिया का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, मतलब आप क्या कर रहे हो पता है, यही क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ही कर रहे हो, ठीक है। जो फॉर्मूला लिखा था ना मैंने आपको, φ इक्वल्स टू क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल E⁻⋅dA लिखवाया था ना मैंने, है ना। आप वही कर रहे हो अब, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, वही कर रहे हो। ये देखो E.dA निकाला आपने, है ना, अब आप उसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हो, ठीक है। तो क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल ऑफ E⁻⋅dA, और मैंने यहाँ क्यों नहीं E⁻⋅dA लिखा है, क्योंकि इसको तो हमने ऊपर ही सॉल्व कर लिया था E⁻⋅dA को, वो क्या आ गया, E⁻dA आ गया, तो उसी को E⁻dA लिख दिया, और E की वैल्यू KQ/R² थी, इसलिए KQ/R² इंटू DA लिख दिया। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो हम इसी का पूरा क्लोज सरफेस इंटीग्रल करेंगे। तो मैंने आपको जब ये लिखते टाइम बताया था, जब मैंने स्टेटमेंट लिखा था उसके नीचे ये चीज़ लिखी थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे जहां बड़ी आसानी से डायरेक्टली उनका एरिया निकाल सकते हो चीज़ों का। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है, तो वो मैंने कॉमन ले लिया बाहर, हमको किसका इंटीग्रेशन करना है, एरिया का। अब मुझे बताओ, इस पूरे स्फीयर को ही तो तुमने छोटे छोटे डीए में डिवाइड किया था, तो उन सारे डीएस को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, स्फीयर ही तो मिलेगा। क्या करना समझ में आ रहा है, बड़ा सा स्फीयर था, उस पूरे स्फीयर के एरिया को आपने छोटे छोटे डीए में डिवाइड कर दिया और उन डीए का फ्लक्स निकाला। अब आप इन सारे डीए को जोड़ोगे, है ना, तो आपको वही पूरा स्फीयर ही तो मिलने वाला है ना। यानी कि इसका इंटीग्रेशन करने से आपको क्या मिलने वाला है भैया, क्या मिलने वाला है आपको, बताओ तो क्या मिलने वाला है। KQ/R² तो बाहर ही रहेगा, ये पूरा डीए का इंटीग्रेशन करोगे तो इस पूरे स्फीयर का एरिया ही तो मिलेगा, और पूरे स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², यही है एरिया पूरा, है ना। यानी डीए का सरफेस इंटीग्रेशन करोगे तो 4πr² मिल जाएगा, सिंपल है। ये R² और R² काट दिया तो बचा कितना, KQ 4π, ओहो ये क्या आ गया भाई। तो देखो भाई K की वैल्यू भी आपको पता है क्या होती है, 1/4πε0, है ना, और साथ ही साथ Q, और ये 4π तो है ही, तो ये 4π और ये 4π मैं काट देता हूं तो बचेगा कितना, Q/ε0, यह आ गया आपका फ्लक्स नेट। क्या बोले, सही में। अच्छा तो Q/ε0 आया, ये Q क्या है, इस पूरे स्फीयर के अंदर कितना चार्ज था, पूरे स्फीयर के अंदर सिर्फ यही तो चार्ज है Q, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यही टोटल चार्ज है जो स्फीयर के अंदर प्रेजेंट है, यही स्फीयर के अंदर प्रेजेंट टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज यानी सिग्मा Q है, और कहां है, स्फीयर के अंदर इनक्लोज्ड है, यानी कि Q इनक्लोज्ड है, यही तो है वो, अपॉन ε0। क्या बोलते हो, तो आपको नेट फ्लक्स इस फॉर्मूले से मिल गया। अच्छा ये कैसे आया फॉर्मूला आपका, आपने क्या यूज किया था, कौन सा थ्योरम यूज किया था, आप शुरू कहां से हुए, आपने सरफेस इंटीग्रल E.dA ही किया, समझ में आ रहा है, आपने यही लेके करना चालू किया और आप यहां पहुंच गए इस पे, कैसे। अच्छा आपने क्या किया भाई, d∅ की वैल्यू ये निकाली, है ना, ये आ गया, फिर आप यहां पर क्या करो, सिग्मा निकालने के लिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ E.dA ही तो कर रहे थे, और ये E.dA की वैल्यू क्या थी आपकी, ये E.dA आ गई थी, है ना, और वो E की भी वैल्यू मैंने लिख दी यहाँ पर, यानी कि आपने ये लेकर करना चालू किया और आप यहां पहुंच गए। तो थ्योरम क्या था, गाउस थ्योरम, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, फाई इज क्या, सरफेस इंटीग्रल क्लोज्ड E⁻⋅dA इज इक्वल टू सिग्मा Q एनक्लोज्ड
बाय एप्सिलॉन नॉट। यही तो लिखा था मैंने थ्योरम, आ गया ना ये, है ना। आपने यहाँ से स्टार्ट किया, आप यहाँ पहुँच गए, यानी दोनों चीज़ें एक ही चीज़ है, ठीक है। ये पूरा करते 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 यहाँ पहुँच गए, बराबर है। और गाउस थ्योरम यही कहता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट से मिलता है। तो उस हिसाब से भी आपका सही में आ रहा है कि फ्लक्स टोटल जो है वो सिग्मा क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। तो आपने इस तरह से गाउस लॉ को प्रूव कर लिया है, ठीक है। तो ये रहा गाउस लॉ का मतलब डेरिवेशन वगैरह, गाउस लॉ क्या है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हैं कि गाउस लॉ आप हर जगह नहीं लगा सकते। पहली चीज़, आप गाउस लॉ कहाँ लगा सकते हो, किन किन सिनारियोज में उसका यूज़ किया जा सकता है, किन किन सिनारियोज में उसका यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। तो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द। तो टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। और तो क्या बोलूँ यार, क्या मैं कोई एंकर थोड़ी हूँ टीवी का, न्यूज़ का। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।